बच्चों, आज हम पाठ 25 आसपास होने वाले परिवर्तन ये पढ़ने जा रहे हैं। कक्षा तीसरी भाग 4। आसपास में होने वाले परिवर्तन। जैसे देखो बच्चों, ये सूर्योदय के समय का दृश्य है। सूर्य उगता है तो कैसा दृश्य दिखता है, और ये सूर्य डूब गया है, अब चांद उग आया है तो कैसा दृश्य है। आप दोनों खुद ही चित्रों में अंतर देख लो। दिन में हमें परिसर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं, लेकिन रात में वे उतनी स्पष्ट क्यों नहीं दिखती। दिन के समय हमें सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, इसलिए आसपास की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं। सूर्य के अस्त होते ही, अस्त मतलब बच्चों डूबते ही होते ही सर्वत्र अंधेरा छा जाता है, प्रकाश अपर्याप्त हो जाता है। रात में आकाश में तारे दिखते हैं, परंतु आसपास की वस्तुएं नहीं दिखती। सजीवों पर दिन तथा रात का प्रभाव पड़ता है। निरीक्षण करके वर्णन करो। सूर्योदय के पहले थोड़ी देर तक आकाश के रंग में कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं। सूर्यास्त होने के बाद थोड़े समय बाद तक आकाश के रंग में कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं। छाया कैसी दिखती है, ये देखो बच्चों, यहाँ पे सूर्य है और पेड़ के ऊपर सूर्य की छाया आ रही है। प्रातः काल में सूर्योदय के बाद छाया किस दिशा में दिखती है। देखो बच्चों, सूर्योदय की जहाँ से सूर्य की रोशनी पड़ती है, कोई भी वस्तु उसके बीच में आएगी तो उसकी छाया उसके सामने जाती है। वह लंबी होती है या छोटी। सूर्योदय के समय बच्चों छाया लंबी होती है। सिर के ऊपर सूर्य आने पर छाया में किस प्रकार अंतर दिखाई देता है। सायंकाल में मतलब शाम को सूर्यास्त के पहले छाया कैसी दिखती है। सिर के ऊपर आते ही बच्चों छाया एकदम से छोटी हो जाती है। ये देखिए, सूर्य प्रातः काल में पूर्व में उदित होता है। सूर्य के उदित होने के पहले पूर्व की ओर आकाश में विभिन्न रंगों वाली छटाएं दिखती हैं। बच्चों, इस पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए आप लोग सूर्योदय 6:30 बजे गार्डन में जाना। आप वहाँ पे सूर्योदय का दृश्य देखना बच्चों, और देखना पेड़ की छाया कैसी हो रही है, लंबी छोटी, इसका आप खुद से भी ज़रा अध्ययन करना बच्चों। उसके बाद आप एक बार 12-1 बजे जब स्कूल जाते हो तब भी छाया का निरीक्षण करना कि छोटी हो रही है कि बड़ी हो रही है। उसके बाद बच्चों जब आप घर जाने लगोगे शाम के समय, सूर्यास्त के समय 6 बजे के बाद आप सूर्य की छाया का निरीक्षण करना। ये 3 टाइम आप सूर्य की छाया का निरीक्षण करोगे बच्चों तो आपको पूरी तरह से ये पाठ समझ में आ जाएगा। सूर्य के उदय के समय बाद तक सवेरे धूप कुछ नरम रहती है। नरम मतलब बच्चों धूप लगती तो है, मतलब चटका नहीं देती है, एकदम हल्की धूप रहती है जो हम सहन कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 12-1 बजता है तो धूप बहुत तेज़ हो जाती है जो हम सहन नहीं कर पाते। छाया पश्चिम की ओर बनती है। मैंने आपको पहले ही बताया ना बच्चों, सूर्य उदय होता है उसकी विपरीत दिशा में छाया बनती है पश्चिम की तरफ। देखिए, ये सूर्य उगा पूरब में, छाया पेड़ की दिया सामने पश्चिम में। पूरब के सामने क्या होता है बच्चों, पश्चिम। और वह अधिक लंबी होती है। सूर्य धीरे धीरे ऊपर खिसकने लगता है, छाया धीरे धीरे छोटी होती जाती है। सूर्य सिर के ऊपर आने की स्थिति में छाया बहुत छोटी हो जाती है। सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर खिसकने लगता है, छाया पूर्व की ओर खिसकने लगती है और वह क्रमशः लंबी होने लगती है। सूर्यास्त के बाद आकाश में पश्चिम की ओर विविध रंगों की छटाएं दिखती हैं। सामान्य रूप से आकाश नीला दिखाई देता है। जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य होता है वहाँ लोग सूर्यास्त देखने के लिए उद्देश्यपूर्वक जाते हैं। सातारा जिले का महाबलेश्वर ठंडी हवा के स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। वहाँ के एक स्थान का नाम सूर्योदय दर्शन स्थल ही रखा गया है। वहाँ से सूर्यास्त अत्यंत अप्रतिम दिखता है। महाबलेश्वर जाने वाले सभी पर्यटक सायंकाल में उस स्थान पर सप्रयोजन जाते हैं। वे नयनाभिराम सूर्यास्त का आनंद प्राप्त करते हैं। ये देखिए बच्चों, महाबलेश्वर में बहुत बड़ा मैदान है बच्चों। ये सेम ऐसे ही सूर्योदय वहाँ पे दिखता है। खुद मैंने आँखों से देखा है बच्चों, बहुत सुंदर जगह है। मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा वहाँ।
भोर से रात तक प्रायः सबसे पहले पक्षियों को ही रात के समाप्त होने की आहट होती है। एकदम भोर से ही वे चहचहाने लगते हैं। यदि आसपास कहीं कोई मुर्गा हो तो उससे हमें उसकी बांग भी सुनाई देती है। मुर्गा बोलता है ना बच्चों, सुबह उठ के कुकड़ू कू, ऐसे उसको बांग बोलते हैं। पक्षी घोंसलों से बाहर निकलते हैं, वे उड़ने लगते हैं, वे भोजन की खोज में लग जाते हैं। ये देखिए बच्चों, जैसे ही सूर्योदय हो गया पक्षियों ने अपना घोंसला छोड़ के काम धंधे पे निकल गए खाना ढूंढने। फूल वाले पौधों की कलियां धीरे धीरे खिसकने लगती हैं, उनके फूल बन जाते हैं। उन फूलों से मधुर मधुर मकरंद होता है। फूलों में कलियां धीरे धीरे कैसे खिलने लगती है बच्चों? क्योंकि वो गर्मी से, सूर्योदय से अपना खाना बनाती हैं वनस्पतियाँ। आपको मालूम होगा बच्चों, पेड़ पौधे सूर्योदय से, सूर्य के प्रकाश से ही अपना भोजन बनाते हैं, और जो खाना खाएंगे तो वो बड़े होंगे, फल फूल सब निकलने लगेगा। उसे एकत्र करने के लिए मधुमक्खियाँ आने लगती हैं। तितलियाँ, भौरे तथा अन्य कीटक फूलों के चक्कर लगाना प्रारंभ कर देते हैं। हमारे परिसर के लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। हम भी सुबह के काम पूरे करके पाठशाला जाने की तैयारी में लग जाते हैं। ये देखो बच्चों, सुबह हो गई, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मम्मी ने खाना बना के नाश्ता दे दिया है। मम्मी अब अपने काम में लग जाएगी, फूल पौधे पक्षी अपने काम में लग जाएंगे। जिनका व्यवसाय धंधा रोजगार रहेगा वो लोग अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। नया शब्द सीखो, जुगाली। कुछ प्राणी पेट भरने तक चरते रहते हैं, इसके बाद पेट के अंदर के भोजन को थोड़ा थोड़ा करके फिर से मुख में लाते हैं और उसे धीरे धीरे समय तक चबाते हैं। इस भोजन को वे फिर से निगलते हैं। इस क्रिया को जुगाली पागुर करना कहते हैं। जुगाली करने से इन प्राणियों का भोजन अच्छी तरह पच जाता है। गाय, बैल तथा भैंस जुगाली करने वाले प्राणी हैं। ये देखो बच्चों, कुछ जानवर चारा चर रहे हैं, कुछ बैठ गए क्योंकि इन्होंने मुंह में बहुत सारा चारा भर लिया है। अब ये ठंडी जगह पे बैठ के, आपने देखा होगा बच्चों, गाय, भैंस, बैल, ये लोग बैठ के अपना मुंह हिलाते रहते हैं क्योंकि उनके मुंह में जो खाना भरा रहता है उसको जुगाली करते हैं, पागुर, और पचाकर फिर खाना नली के अंदर अपने डालते हैं। रात्रिचर मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, रात को चलने वाले। कुछ प्राणी दिन भर आराम करते हैं, भोजन की खोज में वे रात के समय बाहर निकलते हैं। ऐसे प्राणियों को रात्रिचर कहते हैं। चरवाहा गायों भैंसों को चराने ले जाता है। पेट भरने पर ये जानवर किसी एकांत स्थान पर बैठते हैं, वे जुगाली करने लगते हैं। सायंकाल होने पर वे अपने गोठ में वापस आते हैं। गोठ मतलब बच्चों जो उनकी गौशाला रहती है, जहाँ पे गाय भैंस ये लोग को रखा जाता है, उसको गोठ कहते हैं। पक्षियों के झुंड घोंसलों की ओर चल पड़ते हैं। हम पाठशाला से घर वापस आते हैं। कुछ रात्रिचर सूर्यास्त के तुरंत बाद भोजन की खोज में बाहर आते हैं। ऐसे प्राणियों में पतंगों, झिंगुरों और जुगनुओं का समावेश होता है। पतंगे बच्चों जब बारिश के समय में जो लाइट के सामने आके गिरते हैं वो पतंगे। झिंगुर कुछ रात्रि में अलग ही आवाज़ टी की करके करते हैं। जुगनू जो लाइट लेके चलते हैं बच्चों, इनके सिर पर लाइट जलती है, उसे जुगनू कहते हैं। बाघ, चमगादड़ तथा उल्लू भी रात्रिचर प्राणी होते हैं। रात रानी, रजनीगंधा जैसे कुछ फूलों के फूल रात में खिलते हैं। ये देखो बच्चों, चमगादड़, उल्लू, रात रानी। ऐसी खुली जगह ढूंढो जहाँ से आकाश स्पष्ट दिखाई देता हो। एक सप्ताह तक प्रतिदिन सायंकाल को निश्चित समय पर वहाँ जाओ। क्या चंद्रमा प्रतिदिन एक ही स्थान पर दिखता है? क्या चंद्रमा का आकार प्रतिदिन वैसा ही दिखता है? बच्चों इसके लिए आपको 8 से 9 के बीच में घर के बाहर निकल के एक कॉपी ले लो, चंद्रमा को रोज़ नोट करो कि किस दिन पर कहाँ था और कब से वो बड़ा होने लगा है, और कब दिखता है, कब बिल्कुल नहीं दिखता है। उसे चंद्रमा की कलाएँ कहते हैं। चंद्रमा के उदय का समय प्रतिदिन अलग अलग होता है। यदि निश्चित समय पर चंद्रमा को आकाश में खोजें तो प्रतिदिन वह अलग अलग स्थानों पर दिखता है। चंद्रमा का आकार भी प्रतिदिन बदलता रहता है। ये देखो बच्चों, ऐसे छोटा, बड़ा, बड़ा, बड़ा और बड़ा और बड़ा, पूर्णिमा के दिन पूरा चांद। चंद्रमा की विविध कलाएं। जिस दिन चंद्रमा पूर्णतः गोलाकार तथा चमकीला दिखता है उस दिवस को पूर्णिमा कहते हैं। उसके बाद 15 दिन चंद्रमा का प्रकाशित भाग क्रमशः कम होता जाता है। 15वें दिन चंद्रमा हमें
दिखाई नहीं देता, उस दिन को अमावस्या कहते हैं। अमावस्या के बाद 15 दिन तक चंद्रमा का प्रकाशित भाग क्रमशः बड़ा होता जाता है। अगली पूर्णिमा के दिन वह पुनः पूर्णतः गोलाकार तथा चमकीला दिखता है। चंद्रमा प्रतिदिन जिन विभिन्न आकारों में दिखता है उन आकारों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। सूर्योदय होते ही सर्वत्र उजाला हो जाता है, अर्थात दिन का आगमन होता है। सूर्यास्त होते ही अंधेरा छा जाता है, अर्थात रात हो जाती है। सूर्य की ओर उदित और पश्चिम की ओर अस्त होता है। सूर्य पूर्व की ओर उदित और पश्चिम की ओर अस्त होता है। प्रातः काल में छाया पश्चिम की ओर बनती है और वह बहुत लंबी होती है। दोपहर के समय छाया अत्यंत छोटी होती है। सायंकाल में छाया पुनः बड़ी होती है और पूर्व की ओर होती है। सभी सजीवों को जीवन दिन और रात से जुड़ा होता है। चंद्रमा का आकार और चंद्रोदय का समय प्रतिदिन बदलता रहता है। चंद्रमा के भिन्न भिन्न आकार में हमें दिखते हैं, उन्हें चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। जिस दिन चंद्रमा पूर्णतः गोलाकार दिखता है उसे पूर्णिमा का दिन कहते हैं। जिस दिन चंद्रमा आकाश में नहीं दिखता उस दिन को अमावस्या कहते हैं। सभी सजीव दिन और रात होने के चक्र से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए निर्धारित समय पर ही निर्धारित कार्य को करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए? आंवले की फाक को सुखाने के लिए उन्हें ऐसे स्थान पर रखना है जहां दिन भर धूप मिले। तो बच्चों एकदम बाहर लेके जाना है, सूर्य की रोशनी देखनी है, जहाँ पे कड़क लग रही है वहाँ पे रख देना है। जब तुम्हारी छाया अत्यंत छोटी दिखती है उस समय सूर्य कहाँ होता है? तुम्हारे सिर पर होता है। चंद्रमा की कोर का क्या अर्थ है? चंद्रमा का अमावस्या से पूर्णिमा तक जो कलाएं चंद्रमा की कलाएं होती हैं उसे चंद्रमा की कोर कहते हैं। एक अमावस्या से अगली अमावस्या कुल 15 दिनों में आती है। प्रातःकाल में खिलने वाले फूलों की सूची बनाओ। बच्चों, जो फूल सुबह खिलते हैं उनके नामों की एक सूची तैयार करो। आप गार्डन में जाओगे बच्चों तो जो फूल खिले रहते हैं उनके नाम लिख लो, क्योंकि जो रात में खिलने वाले रहते हैं वो दिन में मुरझाए रहेंगे। यहाँ पे बच्चों समय की आपको सूची दी गई है। मैंने ऐसे ही कहा था, आप कॉपी में टाइम लिखिए और छाया की लंबाई नाप कर लिखिए, तब आपको अंदाज़ा आ जाएगा। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे खाली जगह है, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर सही गलत दिया गया है बच्चों, ये एक शब्दों में उत्तर है, लिख लीजिए। और बच्चों प्रश्नों के उत्तर मैंने लिख कर दिए हैं। ये देखिए प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देखने के लिखेंगे। पहले प्रश्न लिख लीजिए बच्चों, फिर उत्तर। धन्यवाद बच्चों।